हम जिस अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी विशालता की तुलना में पृथ्वी एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं कि इतने असीम अंतरिक्ष में जीवन केवल यहीं मौजूद हो सकता है, जबकि दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो पृथ्वी पर आए बाहरी संसारों के प्राणियों से जुड़ी हर जानकारी को सिरे से नकार देते हैं। लेकिन इतिहास, गवाहियां और कुछ ऐसे मामले मौजूद हैं जो इस सोच को चुनौती देते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे उन वास्तविक घटनाओं के बारे में जहां लोगों ने न सिर्फ एलियंस से संपर्क का दावा किया, बल्कि ऐसे प्राणियों से मुलाकात की बातें भी सामने आईं जो खुद को किसी और दुनिया से आया बताते हैं। तो चलिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के इन रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानियों की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, एलिजाबेथ क्लारा, टेलीपैथिक एलियन प्रेम और हाइब्रिड बच्चा। एलिजाबेथ क्लारा की कहानी किसी विज्ञान कथा फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन स्वयं एलिजाबेथ का दावा था कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह पूरी तरह वास्तविक था। उनका एलियंस में विश्वास तब शुरू हुआ जब वह मात्र 7 वर्ष की थी और उन्होंने अपनी बहन के साथ रात के आसमान में एक अजीब चमकती हुई वस्तु देखी। उस समय यूएफओ या एलियन से जुड़ी कोई जानकारी आम नहीं थी, इसलिए यह अनुभव उनके मन में एक रहस्यमय स्मृति बनकर रह गया। वर्षों बाद 1950 के दशक में एलिजाबेथ ने बाह्य सभ्यताओं के बारे में गंभीर रूप से अध्ययन करना शुरू किया। 1955 में वह खुफिया विभाग में कार्यरत थीं और उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी की जांच के लिए भेजा गया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा अक्सर अजीब रोशनियां देखे जाने की रिपोर्ट दी जाती थी। जब एलिजाबेथ उस पहाड़ी पर पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखों से एक घूमती हुई डिस्कोनुमा अंतरिक्ष यान देखा, जिसके बीच में एक स्थिर गुंबद था। उसी क्षण उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका सामना किसी अन्य ग्रह के प्राणियों से हुआ है। इस घटना के बाद एलिजाबेथ को एक ऐसे अस्तित्व से टेलीपैथिक संपर्क महसूस होने लगा जिसने अपना नाम एओन बताया और स्वयं को मीन ग्रह का वैज्ञानिक कहा। लगभग 1 वर्ष तक यह संवाद चलता रहा और फिर एक दिन एओन ने उन्हें अपने ग्रह पर आने का निमंत्रण दिया। एलिजाबेथ ने सहमति दे दी और अपने दावों के अनुसार वह 3 बार उस ग्रह पर गई। अंतिम यात्रा के दौरान वह लंबे समय तक वहां रही क्योंकि वह एओन के बच्चे की मां बनने वाली थी। उनके अनुसार एक हाइब्रिड शिशु को जन्म देने के बाद उन्हें पुनः पृथ्वी पर भेज दिया गया। एलिजाबेथ की इस कहानी का वर्षों तक उपहास किया गया। वैज्ञानिकों और समाज ने इसे भ्रम या कल्पना बताया, लेकिन अपने जीवन के अंत तक एलिजाबेथ इस बात पर अडिग रहीं कि यह सब वास्तव में उनके साथ घटा था। नंबर 2, साइमोन पार्क्स, रेप्टिलियन और मैंटिस जातियों से संपर्क। साइमोन पार्क्स की कहानी इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली मानी जाती है क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर क्षेत्र के व्हिटबी टाउन काउंसिल के निर्वाचित सदस्य रह चुके थे। अपने सार्वजनिक पद और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद साइमोन ने खुले तौर पर यह दावा किया कि उनका संपर्क कई अलग अलग एलियन जातियों से लगातार बना हुआ है। उनके अनुसार उनकी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच यह था कि मात्र 6 महीने की उम्र में उन्हें एक एलियन प्राणी ने गोद लिया था। साइमोन ने उस प्राणी का वर्णन लगभग 3 मीटर लंबे, 8 उंगलियों वाले और पूरी तरह अमानवीय स्वरूप वाले अस्तित्व के रूप में किया। उनका कहना था कि बचपन से ही एलियंस उनसे संपर्क में रहे और समय के साथ यह संपर्क और भी गहरा होता चला गया। साइमोन विशेष रूप से रेप्टिलियन और मैंटिस जाति के प्राणियों के बारे में बात करते थे। उनके अनुसार रेप्टिलियन शक्तिशाली लेकिन आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि मैंटिस जाति अपेक्षाकृत शांत और मानवता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। साइमोन का दावा था कि ये दोनों ही जातियां पृथ्वी का अवलोकन कर रही हैं और भविष्य में मानव एलियन हाइब्रिड आबादी बसाने की योजना पर काम कर रही हैं। सबसे विवादास्पद दावा तब सामने आया जब साइमोन ने स्वीकार किया कि उनका एक एलियन महिला के साथ अंतरंग संबंध रहा, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने झारा बताया।
साइमोन के अनुसार यह बच्चा पूरी तरह से एलियन दुनिया में पला बढ़ा। आलोचकों ने उनकी कहानियों को मानसिक भ्रम या कल्पना बताया, खासकर यह तथ्य सामने आने के बाद कि साइमोन की मां ब्रिटिश सुरक्षा सेवाओं के लिए काम करती थी और यूएफओ से जुड़ी फाइलों तक उनकी पहुंच थी। फिर भी साइमोन पार्क्स अपने दावों से कभी पीछे नहीं हटे और अंत तक यह कहते रहे कि जो कुछ उन्होंने देखा और जिया वह किसी कल्पना का नहीं बल्कि एक छुपी हुई सच्चाई का हिस्सा था। नंबर 3, जॉर्ज एडम्सकी, वीनस से आए मानव जैसे एलियन। जॉर्ज एडम्सकी 1950 के दशक में दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले यूएफओ संपर्ककर्ताओं में से एक थे। पोलैंड में जन्मे एडम्सकी बाद में अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन 20 नवंबर 1952 को कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में घटी एक घटना ने उन्हें अचानक वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। एडम्सकी के अनुसार वह अपने कुछ मित्रों के साथ रेगिस्तान में समय बिता रहे थे। तभी उन्होंने आकाश में एक चांदी रंग की सिगार नुमा वस्तु देखी जिसका पीछा लड़ाकू विमान कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे उस वस्तु की तस्वीर लेने में भी सफल रहे, जिसे बाद में उन्होंने सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में एडम्सकी की मुलाकात एक ऐसे प्राणी से हुई जो देखने में लगभग इंसान जैसा था। कंधों तक सुनहरे बाल, सांवली त्वचा और शांत चेहरा। उस प्राणी ने स्वयं को वीनस ग्रह का निवासी बताया और एडम्सकी से टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। एलियन के अनुसार उसका उद्देश्य पृथ्वी के लोगों को चेतावनी देना था, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रयोग से न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे सौरमंडल का संतुलन बिगड़ सकता था। एडम्सकी का दावा था कि इसके बाद भी उनका उस प्राणी से कई बार संपर्क हुआ और उसे अन्य ग्रहों की यात्रा करने का अवसर भी मिला, जहां उसने ऐसी चीजें देखी जो आम मानव कल्पना से परे थीं। हालांकि एडम्सकी द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों और कथनों को उस समय लाखों लोगों का समर्थन मिला, लेकिन 60 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों और संशयवादियों ने उनकी कहानियों को धोखा करार दिया। उनका कहना था कि तस्वीरों में दिखाई देने वाली वस्तुएं साधारण घरेलू सामान थीं, जिन्हें कैमरे के जरिए अंतरिक्ष यान जैसा दिखाया गया। इसके बावजूद जॉर्ज एडम्सकी आज भी यूएफओ इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिसने सबसे पहले खुले मंच पर एलियंस से प्रत्यक्ष संपर्क का दावा किया और पूरी दुनिया को इस रहस्य पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नंबर 4, गिल पेरेज, रहस्यमय टेलीपोर्टेशन केस 1593। यदि कोई यह मानता है कि एलियंस या असामान्य घटनाओं की कहानियां केवल आधुनिक युग की कल्पनाएं हैं, तो गिल पेरेज की कहानी उस सोच को पूरी तरह झकझोर देती है। यह घटना 16वीं सदी की है, जब न विज्ञान इतना विकसित था और न ही ऐसी किसी अवधारणा का अस्तित्व था जिसे आज हम विज्ञान कथा कहते हैं। 24 अक्टूबर 1593 को गिल पेरेज फिलीपींस के मनीला शहर में गवर्नर पैलेस के बाहर तैनात एक साधारण सैनिक था। उस दिन मनीला में नए गवर्नर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर गोमेज पेरेज दासमारिनास की हाल ही में चीनी समुद्री लुटेरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। गिल पेरेज अपनी ड्यूटी सामान्य रूप से निभा रहा था, लेकिन अचानक उसे तेज चक्कर और अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। थकान के कारण उसने दीवार से टेक लगाई और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वह अब मनीला में नहीं बल्कि मेक्सिको सिटी के बीचों बीच खड़ा था, जो मनीला से 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है। स्थानीय सैनिकों ने जब एक फिलीपीन सैनिक को अजीब वर्दी में देखा तो वे चौंक गए और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिल ने जो कहानी सुनाई उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, खासकर जब उसने यह बताया कि मनीला के गवर्नर की हत्या हो चुकी है, क्योंकि उस समय तक यह खबर मेक्सिको पहुंची ही नहीं थी। गिल को जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब मनीला से आधिकारिक जहाज द्वारा वही खबर मेक्सिको पहुंची तो सभी लोग हैरान रह गए।
इसके बाद गिल पेरेज को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया और अंततः उसे फिलीपींस वापस भेजा गया। आज तक कोई यह नहीं समझ सका कि एक साधारण सैनिक इतनी बड़ी दूरी पलक झपकते कैसे तय कर गया। कुछ लोग इसे एलियंस द्वारा किया गया टेलीपोर्टेशन मानते हैं, तो कुछ इसे किसी अज्ञात उन्नत सभ्यता की तकनीक का परिणाम बताते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे केवल एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। लेकिन इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज यह घटना आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई ठोस उत्तर मौजूद नहीं है। नंबर 5, पीटर फा, बचपन में ग्रे एलियंस द्वारा अपहरण। पीटर फा की कहानी उन मामलों में गिनी जाती है जिनमें एलियन अपहरण का प्रभाव पीड़ित के पूरे जीवन पर गहराई से पड़ा। यह घटना तब घटी जब पीटर केवल 8 वर्ष का था। लंबे समय तक उसने इस अनुभव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन भीतर ही भीतर वह एक ऐसे डर के साथ जीता रहा जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। समय बीतने के साथ उसके मन में अजीब अजीब यादों के टुकड़े उभरने लगे। उसे बाहर निकलने से डर लगने लगा। फिर धीरे धीरे वह अपने ही घर में अकेला रहने से भी घबराने लगा। उसके मन में एक ही विचार घूमता रहता था कि वे प्राणी एक दिन फिर आएंगे और उसे दोबारा अपने साथ ले जाएंगे। लगभग 25 साल तक यह डर उसके जीवन का हिस्सा बना रहा, जिसके बाद उसने यह तय किया कि चुप्पी उसे ठीक करने के बजाय और तोड़ रही है। अंततः पीटर ने एक मनोचिकित्सक की मदद ली और कई सत्रों के बाद सम्मोहन के जरिए उसकी दबाई हुई यादें सामने आने लगीं। सम्मोहन के दौरान पीटर ने बताया कि उसे पहले एक छोटे उड़न तश्तरी जैसे यान में ले जाया गया और फिर एक बेहद विशाल अंतरिक्ष यान में पहुंचाया गया। वहां उसे अजीब वीडियो और चित्र दिखाए गए जिनका अर्थ वह आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। उसके अनुसार एलियन प्राणी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे आमतौर पर कहानियों में बताए जाते हैं। धूसर त्वचा, बड़ा अंडाकार सिर और विशाल काली आंखें। पीटर ने यह भी स्वीकार किया कि उस समय वह बेहद डरा हुआ था और यह ठीक ठीक याद नहीं कर पाया कि उसे कैसे उठाया गया या वापस पृथ्वी पर कैसे छोड़ा गया। इस घटना ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला, लेकिन सच सामने आने के बाद उसे कुछ हद तक राहत मिली। संशयवादियों का मानना है कि यह सब बचपन का भ्रम या मनोवैज्ञानिक आघात हो सकता है, लेकिन पीटर फा आज भी यह मानता है कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वह किसी सपने या कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। नंबर, पास्कागुला एब्डक्शन, चार्ल्स हिक्सन और कैल्विन पार्कर। 11 अक्टूबर 1973 की शाम मिसिसिपी राज्य की पास्कागुला नदी के किनारे घटी। यह घटना यूएफओ इतिहास की सबसे डरावनी और विवादास्पद घटनाओं में गिनी जाती है। उस दिन 42 वर्षीय चार्ल्स हिक्सन और 19 वर्षीय कैल्विन पार्कर शिपयार्ड में काम के बाद नदी के पास मछली पकड़ रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक उन्होंने एक अजीब सी भनभनाहट सुनी और फिर एक तेज रोशनी दिखाई दी, इतनी तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। उनके सामने एक अज्ञात उड़न तश्तरी जैसा यान आकर रुका, जिसका दरवाजा खुलते ही 3 अजीब प्राणी बाहर आए। दोनों पुरुषों के अनुसार ये प्राणी कद में छोटे थे। उनका शरीर किसी हद तक मानव जैसा था, लेकिन उनके चेहरे पर न आंखें थीं न मुंह। नाक और कान की जगह अजीब से उभार थे। हाथ पंजों जैसे और टांगें ऐसी लगती थीं मानो आपस में जुड़ी हों। चार्ल्स और कैल्विन ने बताया कि जैसे ही वे उन प्राणियों को देख रहे थे, उनका शरीर सुन्न हो गया और वे अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पाए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उनके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया हो। इसके बाद वे दोनों उस यान के भीतर ले जाए गए, जहां एक गोलाकार वस्तु उनके चारों ओर घूमने लगी और उनके शरीर की जांच करने लगी, मानो उनके आंतरिक अंगों को स्कैन किया जा रहा हो। लगभग 20 मिनट बाद दोनों को उसी स्थान के पास छोड़ दिया गया जहां वे पहले मछली पकड़ रहे थे। घटना के बाद वे इतने घबराए हुए थे कि सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात बताई। शुरुआत में पुलिस और वैज्ञानिकों ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और इसे मनगढ़ंत मान लिया।
लेकिन बाद में सम्मोहन और पॉलीग्राफ परीक्षण किए गए, जिनमें यह निष्कर्ष निकला कि दोनों पुरुष झूठ नहीं बोल रहे थे। इसके बावजूद मुख्यधारा का विज्ञान आज भी इस घटना को भ्रम या कल्पना मानता है। फिर भी पास्कागुला एब्डक्शन आज तक उन मामलों में शामिल है जिसने एलियन अपहरण की बहस को दुनिया भर में और भी गहरा कर दिया। नंबर 7, विन्नी ओ, एलियन बनने की सनक और 100 से ज्यादा सर्जरी। विन्नी ओ लॉस एंजलिस का एक मेकअप आर्टिस्ट है जो वैकल्पिक और अति आधुनिक उपसंस्कृतियों में काफी जाना जाता है। उसकी कहानी एलियंस से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं है, बल्कि उस जुनून की है जिसमें एक इंसान स्वयं को किसी बाहरी ग्रह के प्राणी जैसा बनाना चाहता है। विन्नी का सपना है कि वह पूरी तरह जेंडरलेस और मानव सीमाओं से परे एक एलियन जैसा अस्तित्व हासिल करे। इस लक्ष्य के लिए वह अब तक $60,000 से अधिक खर्च कर चुका है और उसके अनुसार यह सिर्फ शुरुआत है। विन्नी ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसकी शुरुआत नाक की सर्जरी से हुई। इसके बाद उसका यह सिलसिला कभी रुका नहीं। समय के साथ उसने दर्जनों सर्जरी करवाई और आज तक वह 100 से भी अधिक कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। विन्नी का दावा है कि उसकी नाक अब परफेक्ट एलियन शेप में पहुंच चुकी है, लेकिन होठों को लेकर वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह नियमित रूप से इंजेक्शन लगवाकर उनका आकार बढ़वाता रहता है। उसकी सबसे विवादास्पद इच्छा जेंडरलेस बनने की है, जिसके लिए वह अपने जननांगों को पूरी तरह हटवाना चाहता है। अनुभवी सर्जन इस तरह की सर्जरी करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि इसके बाद उसे जीवन भर कैथेटर के सहारे रहना पड़ेगा। लेकिन विन्नी का कहना है कि सुंदरता और पहचान का कोई स्त्री या पुरुष रूप नहीं होना चाहिए। आलोचकों का मानना है कि यह आत्म पहचान का चरम रूप या मानसिक दबाव का परिणाम हो सकता है, जबकि समर्थक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हैं। सच्चाई जो भी हो, इतनी सर्जरियों के बाद भी विन्नी पूरी तरह एलियन जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह नजर आता है जिसने अपनी मानवीय पहचान को स्वयं ही एक रहस्यमय प्रयोग में बदल दिया है। नंबर 8, ट्रैविस वॉल्टन, एरिज़ोना का सबसे मशहूर एलियन अपहरण। 5 नवंबर 1975 की शाम एरिज़ोना के सिटग्रीव्स फॉरेस्ट के पास घटी एक घटना ने ट्रैविस वॉल्टन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रैविस एक साधारण लकड़हारा था और उस दिन वह अपने सहकर्मियों के साथ जंगल में काम करके लौट रहा था। शाम करीब 6 बजे उन्होंने जंगल के भीतर एक अजीब चमकती हुई डिस्कनुमा वस्तु देखी, जो जमीन से कुछ ऊंचाई पर स्थिर थी। उत्सुकता और हैरानी में ट्रैविस उस रहस्यमय वस्तु के करीब चला गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उस यान से एक हरी रोशनी की किरण निकली और सीधे ट्रैविस के शरीर से टकरा गई। तेज दर्द के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके साथी यह दृश्य देखकर डर के मारे भाग गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो न तो वह चमकती वस्तु मिली और न ही ट्रैविस का कोई पता चला। शुरुआती शक उसके साथियों पर गया और उन्हें हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में पॉलीग्राफ परीक्षणों में यह साबित हुआ कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। पूरे 5 दिन तक ट्रैविस लापता रहा और फिर अचानक वह स्नोफ्लेक नामक कस्बे के पास अचेत अवस्था में मिला। उसे स्वयं भी कुछ याद नहीं था, लेकिन समय के साथ उसकी स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगी। सम्मोहन सत्रों के दौरान ट्रैविस ने बताया कि वह एक विशाल कमरे में था, जहां 3 छोटे कद के मानव जैसे प्राणी उसके पास आए। डर के मारे वह भागा और एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो किसी तारामंडल कक्ष जैसा था। इसके बाद वह एक तीसरे कमरे में गया, जहां एक हेलमेट पहने प्राणी ने उसे एक मेज पर लिटाया और उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया, जिसके बाद वह फिर बेहोश हो गया। ट्रैविस का मानना है कि एलियंस ने अनजाने में उसे नुकसान पहुंचा दिया था और इसलिए वे उसे अपने यान में ले जाकर ठीक करना चाहते थे। वैज्ञानिकों ने इस कहानी को कल्पना कहा, लेकिन कई स्वतंत्र जांचों और परीक्षणों में ट्रैविस और उसके साथियों के बयानों में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं मिला। यही वजह है कि ट्रैविस वॉल्टन का मामला
आज भी एलियन अपहरण की सबसे रहस्यमय और चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। नंबर 9, डीन लिंडसे, पूरे ब्रह्मांड पर मालिकाना हक का दावा। डीन लिंडसे की कहानी एलियन से संपर्क या अपहरण की नहीं, बल्कि मानव सोच की उस विचित्र सीमा की है जहां व्यक्ति खुद को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता है। जून 1936 में डीन लिंडसे ने दुनिया को चौंकाते हुए यह दावा किया कि सभी बाह्य ग्रहीय वस्तुएं और अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज उनकी निजी संपत्ति है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही गंभीर तरीके से लिंडसे ने इसे आधिकारिक रूप देने की कोशिश की। वह अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में एक नोटरी के पास पहुंचे और काफी धनराशि देकर एक कानूनी दस्तावेज तैयार करवाया, जिसमें उन्होंने स्वयं को सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का मालिक घोषित कर दिया। उस समय अंतरिक्ष कानून जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए यह मामला तुरंत अखबारों और जनता के बीच सनसनी बन गया। हालांकि लिंडसे का यह दावा किसी भी व्यावहारिक या कानूनी आधार पर टिक नहीं सका, लेकिन उसने पहली बार यह सवाल खड़ा कर दिया कि अंतरिक्ष किसका है। वर्षों बाद 1967 में जब आउटर स्पेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए और यह तय किया गया कि अंतरिक्ष मानवता की साझा विरासत है, तब जाकर ऐसे दावों पर आधिकारिक रोक लगी। आज डीन लिंडसे का नाम एक अजीब लेकिन ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में लिया जाता है, जिसने यह दिखाया कि एलियंस और अंतरिक्ष को लेकर मानव कल्पना कितनी दूर तक जा सकती है। नंबर 10, मार्शल एप्पलवाइट, हेवंस गेट और सामूहिक आत्महत्या। मार्शल एप्पलवाइट की कहानी इस बात का भयावह उदाहरण है कि एलियन विश्वास किस तरह एक धार्मिक आंदोलन में बदलकर इंसानी जिंदगियों को निगल सकता है। मार्शल का जन्म 1931 में टेक्सास के स्पर शहर में हुआ था। उसके पिता एक प्रेस्बिटेरियन पादरी थे, इसलिए बचपन से ही मार्शल का पालन पोषण धार्मिक माहौल में हुआ। वह स्वयं भी अपने पिता जैसा बनना चाहता था। इसके साथ साथ उसे संगीत से गहरा लगाव था और उसकी आवाज एक सुंदर बैरिटोन थी। सेना में सेवा देने के बाद उसने संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की और म्यूजिकल थिएटर में काम करने लगा, लेकिन न्यूयॉर्क में बड़ा करियर बनाने का उसका सपना टूट गया। असफलताओं, निजी जीवन की उलझनों, समलैंगिक संबंधों के आरोप और पत्नी से तलाक ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसी दौर में उसका जीवन एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया। 1972 में उसकी मुलाकात बोनी नेटल्स नाम की एक नर्स से हुई, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी और पुनर्जन्म, आत्मा तथा ब्रह्मांडीय चेतना में विश्वास रखती थी। दोनों को यह लगने लगा कि वे पिछले जन्मों में भी एक दूसरे को जानते थे और किसी बाह्यग्रहीय शक्ति के निर्देश पर फिर से मिले हैं। धीरे धीरे यह विश्वास पक्का होता चला गया कि वे एलियंस के दूत हैं, जिन्हें मानवता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए भेजा गया है। यहीं से हेवंस गेट नामक धार्मिक आंदोलन की नींव पड़ी। मार्शल और बोनी ने अपने अनुयायियों को समझाया कि मानव शरीर केवल एक अस्थायी खोल है और मृत्यु के बाद आत्मा एक उन्नत एलियन रूप में बदल सकती है। उनके अनुसार एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के पास आने वाला है, जो योग्य आत्माओं को अपने साथ ले जाएगा। समय के साथ इस विचारधारा ने लगभग 50 लोगों को आकर्षित कर लिया। 1997 में जब हेलीबॉब धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा, तो मार्शल एप्पलवाइट ने यह विश्वास दिलाया कि उसके पीछे एक एलियन यान छिपा हुआ है। इसी विश्वास के चलते 39 अनुयायियों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, ताकि वे अपने शरीर छोड़कर एलियन अस्तित्व में प्रवेश कर सकें। इस भयावह घटना में स्वयं मार्शल एप्पलवाइट भी शामिल था। आज हेवंस गेट का नाम इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज है, जो दिखाता है कि एलियन विश्वास और अंधी श्रद्धा मिलकर इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। नंबर 11, एस्ट्र कमांड, टेलीविजन पर एलियन संदेश। एस्ट्र नाम यूएफओ और एलियन अध्ययनों में सबसे रहस्यमय और विवादित नामों में से एक माना जाता है। एस्ट्र को कभी एक अकेली सत्ता बताया गया, तो कभी कई आध्यात्मिक अस्तित्वों का समूह, जो प्लेयाडीज तारामंडल से संचालित एक विशाल कॉस्मिक फ्लीट का नेतृत्व करता है।
इस नाम का पहली बार व्यापक उल्लेख 1952 में सामने आया, जब जॉर्ज वैन टैसल नामक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे टेलीपैथिक माध्यम से एक उच्च ब्रह्मांडीय सत्ता से संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जो स्वयं को एस्टर कहती है। वैन टैसल के अनुसार एस्टर केवल एक एलियन नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेतन अस्तित्व था जो पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों पर नजर रखता है और मानवता के भविष्य को लेकर गंभीर चिंतित है। वैन टैसल ने यह भी कहा कि वह यूनिवर्सल माइंड से जुड़ चुका है और एस्टर के अलावा यीशु तथा अन्य दिवंगत आत्माओं से भी संवाद कर सकता है। धीरे धीरे उसने इन अनुभवों को सार्वजनिक करना शुरू किया और एलियन संपर्क सत्रों का आयोजन करने लगा, जहां लोग ध्यान और मानसिक एकाग्रता के जरिए एस्टर से संदेश प्राप्त करने का प्रयास करते थे। 1959 तक वैन टैसल की सभाओं में 11,000 से अधिक लोग शामिल होने लगे, जिससे यह आंदोलन एक छोटे समूह से निकलकर जन आंदोलन जैसा बन गया। एस्टर के कथित संदेशों में बार बार यह चेतावनी दी जाती थी कि मानवता परमाणु हथियारों के जरिए स्वयं के विनाश की ओर बढ़ रही है और यदि समय रहते रास्ता नहीं बदला गया तो पृथ्वी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस नाम से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली घटना 26 नवंबर 1977 को घटी, जब इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में टेलीविजन प्रसारण अचानक बाधित हो गया। सामान्य कार्यक्रम की जगह एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जिसने स्वयं को एस्टर गैलेक्टिक कमांड का प्रतिनिधि बताया। उस संदेश में मानवता से हथियार छोड़ने, शांति अपनाने और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने की अपील की गई थी। हालांकि बाद में अधिकारियों ने इसे एक तकनीकी हस्तक्षेप या धोखाधड़ी बताया, लेकिन उस समय लाखों दर्शकों के लिए यह अनुभव बेहद डरावना और अविश्वसनीय था। समय के साथ एस्टर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां सामने आईं, जिनमें से अधिकतर पूरी नहीं हुई, जिससे इस आंदोलन की विश्वसनीयता कम होती चली गई। इसके बावजूद आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग चैनलिंग के जरिए एस्टर से संपर्क का दावा करते हैं। कुछ इसे आध्यात्मिक चेतना का रूप मानते हैं, तो कुछ इसे सामूहिक भ्रम। लेकिन इतना तय है कि एस्टर कमांड की कहानी एलियन विश्वासों के इतिहास में सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली अध्यायों में से एक बन चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। इन सभी कहानियों को सुनकर कोई इन्हें सच मानता है, कोई भ्रम और कोई केवल कल्पना, लेकिन इतना तय है कि ये घटनाएं हमारे ज्ञान और विश्वासों की सीमाओं को चुनौती देती हैं। अगर आपको यह रहस्यमय सफर रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी यही सक्रियता मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन है। धन्यवाद। जल्द ही एक और रहस्यमय कहानी के साथ मुलाकात होगी।